पिछले कुछ टाइम से हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक ने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिसेंटली हिंदुस्तान कॉपर का शेयर लगभग 8% जंप करके 473 के लेवल पर पहुंच गया, जो नवंबर 2010 के बाद सबसे हाई लेवल है। इसी दिन हिंदुस्तान कॉपर निफ्टी मेटल इंडेक्स का टॉप गेनर बना, जबकि पूरा मेटल इंडेक्स सिर्फ हल्का सा पॉजिटिव बंद हुआ। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। पिछले एक हफ्ते में हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स लगभग 21% तक ऊपर चले गए, जो दिसंबर 2023 के बाद सबसे अच्छी वीकली परफॉर्मेंस है। अगर हम पूरा 2025 देखें तो अब तक हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक लगभग 89% ऊपर जा चुका है, जबकि इसी पीरियड में मेटल इंडेक्स सिर्फ लगभग 24% ही बढ़ा है। मतलब ये क्लियर है कि हिंदुस्तान कॉपर मेटल स्पेस का स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर बन चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हिंदुस्तान कॉपर को थोड़ा समझ लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्ना कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 1967 में हुई थी और आज भी गवर्नमेंट के पास लगभग इसकी 66% शेयर होल्डिंग है। ये कंपनी एक यूनिक पोजीशन में है क्योंकि इंडिया की एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर यही है। दोस्तों, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि कॉपर का एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, ओर प्रोसेसिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग, ये सब काम एक ही कंपनी करती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान कॉपर के पास इंडिया की कॉपर और रिसोर्सेज का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए हिंदुस्तान कॉपर सिर्फ एक मेटल स्टॉक नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक मिनरल कंपनी है। अब सवाल ये है कि इस कंपनी में इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आई क्यों? इसका डायरेक्ट रीजन है ग्लोबल कॉपर प्राइसेस का स्ट्रॉन्ग होना। चाइना में कॉपर प्राइसेस ने नया रिकॉर्ड टच किया है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर सप्लाई टाइट होती जा रही है। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर कॉपर प्राइसेस लगभग 2.7% बढ़कर 98,000 यॉन पर टन के ऊपर चले गए। यूएस मार्केट में भी कॉपर प्राइसेस ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और कॉमेक्स पर प्राइसेस मल्टी ईयर हाई के आसपास पहुंच गए। लंदन मेटल एक्सचेंज पर भी कॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड लेवल के आसपास ट्रेड करते दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, ये एक प्रॉपर ग्लोबल कॉपर रैली है। इस रैली को सपोर्ट करने वाला एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है यूएस डॉलर का वीक होना। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में यूएस में इंटरेस्ट रेट्स ग्रेजुअली कम हो सकते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तब कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा बूस्ट होती है। और जब कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो कॉपर की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। इसीलिए रेट कट एक्सपेक्टेशंस कॉपर जैसे मेटल के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब अगर हम ओवरऑल मेटल स्टॉक्स की बात करें तो ये रैली किसी एक न्यूज या इवेंट की वजह से नहीं आई। ये रैली एक फेवरेबल ग्लोबल मैक्रो सेटअप का रिजल्ट है। पिछले कुछ सेशंस में मेटल स्टॉक्स में ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिखाई दी है, चाहे फेरस मेटल्स हो या नॉन फेरस मेटल्स। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी नोटिसेबली बढ़ रहे हैं और ये इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इस सेक्टर में वापस आ रहा है। सप्लाई साइड पर भी प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है। बेस मेटल्स की इन्वेंट्रीज ग्लोबल लेवल पर काफी टाइट चल रही है और नई माइनिंग कैपेसिटीज ऐड करना इजी प्रोसेस नहीं है। माइनिंग डिस्रप्शंस, एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स फ्रेश सप्लाई को लिमिट कर रही हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर्स लगातार मेटल्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं। मतलब एक तरफ स्ट्रॉन्ग डिमांड है और दूसरी तरफ सप्लाई कंस्ट्रेंड है। कॉपर के केस में चैलेंज और भी बड़ा है क्योंकि नए माइंस में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है और ओर क्वालिटी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। और अब ये सारी चीजें प्राइस में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होने लगी है। दोस्तों, गोल्ड की स्ट्रेंथ भी ओवरऑल मेटल्स रैली को सपोर्ट कर रही है। सेंट्रल बैंक्स खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में गोल्ड एक्यूमुलेशन कर रहे हैं ताकि फिएट करेंसीज और सॉवरेन डेट से डाइवर्सिफिकेशन हो सके। चाइना का बाइंग इंटरेस्ट सिर्फ गोल्ड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिल्वर और इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑलरेडी फ्रेजाइल हो तो ऐसी बाइंग रैली को और एम्पलीफाई कर देती है। अब कॉपर डिमांड को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इंडिया के पास ग्लोबल कॉपर रिसोर्सेज का कंपैरेटिवली छोटा हिस्सा है, जबकि डिमांड साइड पर इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है। इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मेट्रो और रेलवे प्रोजेक्ट्स एक्सपेंड हो रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिल रहा है, ईवी अडॉप्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 500 गीगावाट बाय 2032 रखा गया है। इंडिया का पर कैपिटा कॉपर कंजप्शन भी अभी काफी लो है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप करेगा, कॉपर की डिमांड स्ट्रक्चरली बढ़ेगी। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर एक्सपेंशन रोड मैप की। दोस्तों, कंपनी को क्लियरली पता है कि फ्यूचर में कॉपर की डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए कंपनी ने अपनी माइनिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन रोड मैप अनाउंस किया है। अभी कंपनी की कॉपर और माइनिंग कैपेसिटी लगभग 4 मिलियन टन्स पर एनम है और कंपनी का टारगेट है FY31 तक इसको बढ़ाकर 12 मिलियन टन्स पर एनम करना। दोस्तों, ये एक्सपेंशन प्राइमरली कॉपर और प्रोडक्शन कैपेसिटी से रिलेटेड है। कंपनी के मेन ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, K3 कॉपर कॉम्प्लेक्स और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। इन यूनिट्स में मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन और कैपेसिटी एनहेंसमेंट का काम चल रहा है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि अगले 5 से 6 सालों में लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। अब चलिए फाइनेंशियल नंबर्स पर आते हैं। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 45,000 करोड़ के आसपास है।
कंपनी का पीई रेशियो लगभग 81 के अराउंड है, जबकि मेटल इंडस्ट्री का एवरेज पीई लगभग 16 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक काफी एक्सपेंसिव साइड पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट स्ट्रांग है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.6 है, जो दिखाता है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19% के आसपास है। ईपीएस लगभग 5.8 रुपीज पर शेयर है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड लो है, दैट इज ऑलमोस्ट 0.3%। दोस्तों FY24 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1717 करोड़ था, जो FY25 में बढ़कर 2070 करोड़ हो गया है। जून क्वार्टर में रेवेन्यू 516 करोड़ था, जो सितंबर क्वार्टर में 718 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो गवर्नमेंट के पास 66%, एफआईआईज लगभग 5%, डीआईआईज लगभग 6% और पब्लिक के पास लगभग 18% शेयर्स हैं। प्रमोटर्स ने कोई शेयर प्लेज नहीं किए हुए। मार्केट कैप के बेसिस पर ओवरऑल मेटल स्पेस में हिंदुस्तान कॉपर टॉप कंपनीज में काउंट होती है। दोस्तों टेक्निकल पिक्चर भी समझ लेते हैं। स्टॉक ने काफी टाइम तक कंसोलिडेशन फेज देखा है, उसके बाद चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना है और फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया है, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ। रिसेंट सेशंस में वॉल्यूम और डिलीवरी डेटा ये इंडिकेट करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यहाँ पर वापस आ गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। नियर टर्म में मेटल स्टॉक्स का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेटल्स एक साइक्लिकल सेक्टर है, तो बीच बीच में पुल बैक और करेक्शंस आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ग्लोबल डिमांड, करेंसी मूवमेंट्स और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस में कोई भी बदलाव मेटल प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकता है। जब तक डॉलर सॉफ्ट रहेगा और ग्लोबल ग्रोथ एनवायरनमेंट स्टेबल रहते हैं, तब तक मेटल्स का ट्रेंड ओवरऑल सपोर्टिव रह सकता है। लेकिन अगर यूएस डेटा में कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है या चाइना के एक्सपोर्ट्स को लेकर फ्रेश कंसर्न्स पैदा होते हैं, तो यहाँ पर शार्प करेक्शंस भी आ सकते हैं। इसलिए ये रैली क्लासिक साइक्लिकल रैली जैसी है, जहां इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और कॉस्ट एफिशिएंट कंपनीज पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बजाय हर स्पाइक को चेस करने के। दोस्तों दिसंबर के महीने में मेटल्स ने काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स दिए और पूरे साल के दौरान जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड डिसरप्शंस और सप्लाई शॉक्स ने इंडस्ट्री को काफी मूव किया। डिमांड साइड पर देखिए तो कॉपर एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी माना जा रहा है। इसी वजह से 2025 में कॉपर ग्लोबल मार्केट में टॉप परफॉर्मिंग कमोडिटीज में से एक रहा है। अब अगर स्पेसिफिकली हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो रीसेंट रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क हो सकता है, लेकिन साथ ही कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स भी मौजूद हैं। ग्लोबल कॉपर प्राइसेस का स्ट्रॉन्ग रहना, मेटल सेक्टर्स का ओवरऑल इंप्रूवमेंट और कंपनी के मार्जिन्स और रेवेन्यू में ग्रोथ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बनाए हुए हैं। एक्सपेंशन प्लान्स, कैपेसिटी ग्रोथ और रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कंपनी के लॉन्ग टर्म आउटलुक को सपोर्ट करते हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अभी भी पॉजिटिव लगती है। इंडिया की कॉपर डिमांड आने वाले सालों में काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। एस्टिमेट्स के हिसाब से 2030 तक इंडिया की कॉपर डिमांड 3 मिलियन टन से ज्यादा हो सकती है। कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स इस डिमांड को ड्राइव करेंगे। जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान कॉपर इंडिया की मिनरल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म रिसोर्स प्लानिंग में और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है जो मैं आप तक ला रहा हूँ। अब थोड़ा सीरियस होना भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग स्टोरी के साथ कुछ रियल रिस्क भी होते हैं। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव्स देखेंगे और रिस्क को इग्नोर करेंगे तो इन्वेस्टिंग नहीं सिर्फ स्पेकुलेशन बन जाती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क है वैल्यूएशन का। अभी हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ का काफी हिस्सा प्राइस में इंक्लूड कर चुका है। अगर आगे चलकर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कम रही तो स्टॉक में शार्प करेक्शंस आ सकती हैं। हाई वैल्यूएशंस का मतलब ये नहीं कि स्टॉक गिरना ही गिरना है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम है। दोस्तों दूसरा मेजर रिस्क है मेटल्स का साइक्लिकल नेचर होना। मेटल्स एक साइक्लिकल सेक्टर है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो मेटल सेक्टर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी स्लो होती है तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट आता है और मेटल सबसे पहले हिट होते हैं। इसलिए मेटल्स की रैलीज स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, बीच बीच में करेक्शंस आना बिल्कुल नेचुरल बात है। दोस्तों तीसरा रिस्क है ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन। कॉपर की डिमांड सिर्फ इंडिया पर डिपेंड नहीं करती, ये ग्लोबल इकोनॉमी से लिंक्ड होती है। अगर यूएस, यूरोप या चाइना में ग्रोथ स्लो होती है तो कॉपर प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पर दिखाई देगा। दोस्तों चाइना और डॉलर भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर कंज्यूमर है। वहां से कोई नेगेटिव न्यूज शॉर्ट टर्म में मेटल स्पेस को हिला सकती है। साथ ही अगर यूएस डॉलर अचानक स्ट्रांग होता है तो कॉपर जैसी कमोडिटीज प्रेशर में आ जाती है। दोस्तों एक और रिस्क है शार्प प्रॉफिट बुकिंग का।
स्टॉक ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग रैली दे चुका है। ऐसे केसेस में इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग से शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। ये करेक्शन फंडामेंटल्स के खिलाफ नहीं होता, लेकिन प्राइस के पर्सपेक्टिव से पेनफुल हो सकता है। एंड लास्ट बट इंपॉर्टेंट वन इज एग्जीक्यूशन रिस्क। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफी एम्बिशियस हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स या ऑपरेशनल चैलेंजेस हमेशा पॉसिबल होते हैं। अगर एग्जीक्यूशन स्लो होती है तो मार्केट सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट हो सकता है। दोस्तों, अब कंक्लूजन पर आते हैं। ये सारे रिस्क ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान कॉपर एक खराब स्टॉक है। ये रिस्क सिर्फ ये बताते हैं कि ये स्टॉक हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये स्टॉक उन लोगों के लिए है जो वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, जो पेशेंस रख सकते हैं और जो सिर्फ प्राइस नहीं, बिजनेस और साइकिल को समझकर इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए एंट्री लेने से पहले वैल्यूएशन, टाइमिंग और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत कीजिए। दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये कंपनी डायरेक्टली इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल पावर टारगेट्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से लिंक्ड है। फंडामेंटल्स के लेवल पर देखिए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट क्लीन है, डेट का प्रेशर बिल्कुल नेग्लिजिबल है और एक्सपेंशन प्लान्स फ्यूचर डिमांड को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं। ग्लोबल कॉपर डिमांड का आउटलुक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव लगता है और इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कॉपर एक स्ट्रैटेजिक मेटल बनता जा रहा है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहने वाली है। स्टॉक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रैली देख चुका है, वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच साइड पर है और मेटल से एक साइक्लिकल सेक्टर होने की वजह से बीच बीच में करेक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस हिंदुस्तान कॉपर पर। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं उस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस जल्द ही आप तक लेके आऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोस मैं आप तक लेके आ सकूं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।